चलो जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, जिसमें फंक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्री डिफाइन एंड दूसरा होता है यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन इन द सेंस, जिसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है, जिसने भी जावास्क्रिप्ट बनाया है, उसने कुछ प्री डिफाइन पहले से ही फंक्शन बना के रखा है। जैसे अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है किसी वेरिएबल का, तो उसके लिए एक फंक्शन बना के रखा है जो कि होता है प्री डिफाइन फंक्शन। उस फंक्शन पे जैसे आप पास करोगे अपने डेटा, जो वेरिएबल होता है उसे एज अ पैरामीटर, तो वो आपको आउटपुट में वापस में देगा उस वेरिएबल का डेटा टाइप, ये किस तरीके का डेटा टाइप है। कुछ होते हैं, जैसे एक और होता है लेंथ निकालने के लिए कि भाई आपका जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू रखी है उसकी कितनी लेंथ है। तो ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं। एंड बाकी फंक्शन होता है यूजर डिफाइन दूसरा तरीका, जो कि है जब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या एक्स्ट्रा आपको कुछ और काम करवाना है, जिसके लिए आप अपना फंक्शन बनाते हो, जिसके लिए आप एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो और आप चाहते हो कि वो ब्लॉक ऑफ कोड को जब जब मैं जहाँ जहाँ कॉल करूँ, मुझे जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगा, मैं उस ब्लॉक ऑफ कोड को यूज कर पाऊँ। तो उसके लिए हम बनाते हैं फंक्शन। लास्ट वाली लाइन में रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा देखो, कुछ लाइन्स ऑफ कोड्स ऐसे होते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या अपने प्रोग्राम में, जिन लाइन्स ऑफ कोड्स को, जो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उन ब्लॉक ऑफ कोड को हम बार बार यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। सपोज कीजिए कि 10 लाइन्स ऑफ कोड्स आपके पास में है, टोटल 100 है, जिसमें से कुछ 10 लाइन्स ऑफ कोड्स है, उन्हें आप उन्हें आप एक से ज़्यादा जगह पे, यानी 2, 3, 4 या 5 जगह पे जब आपको ज़रूरत है वो ब्लॉक ऑफ कोड की, तो क्या होगा उस टाइम पे आपको 10 लाइन से आप जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, वहाँ वहाँ पे आप वो 10 के 10 लाइन्स को आप लिखोगे, जिसके लिए क्या होगा कि जो आपका प्रोग्राम जो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इसी का सॉल्यूशन निकाला गया है कि भाई जिन भी लाइन्स को, जिन स्टेटमेंट्स को, जो ब्लॉक ऑफ कोड को आप बार बार रिपीटेडली यूज करना चाहते हो, तो सिर्फ उतने ही कोड को आप एक फंक्शन के अंदर डाल लो और उस फंक्शन को आप सिर्फ कॉल करवाओ। जहाँ जहाँ पे कॉल करवाओगे वहाँ वहाँ पे वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और आपका जो डिजायर आउटपुट चाहिए आपको, जो भी आपने उस ब्लॉक ऑफ कोड में कंडीशन दे रखी है, जो भी आपका आउटपुट दे रहा हो ब्लॉक ऑफ कोड, वो आपको हर बार मिलते रहेगा सिर्फ एक कॉलिंग से। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो कौन कौन से है। खैर ये तो बहुत है, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक टाइप का है, डेटा टाइप निकालने के लिए, एंड दूसरा मैं लेंथ का देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल लेट नम, एंड इस पे मैंने वैल्यू रखी है 34। अब मैं यहाँ पे करवाता हूँ कंसोल, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए, और यहाँ पे यूज करता हूँ मैं टाइप ऑफ। ये फंक्शन है, जो टाइप ऑफ नाम का इतना जो है टाइप ऑफ, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। और अगर अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एरर शो कर रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एरर शो कर रहा है, और यहीं पे आप मेरा फाइल जो है, फाइल भी एरर शो कर रहा है। तो, तो जो टाइप ऑफ फंक्शन होता है, ये एक पैरामीटर लेता है, एक आर्गुमेंट चाहिए इसे। जब तक आप यहाँ से एक पैरामीटर पास नहीं करोगे, ये आपको एरर देते रहेगा। लाइक मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया नाम, तो अब क्या हुआ, जो एरर जो आ रहा था वो गायब हो गया।
इसका मतलब टाइप ऑफ फंक्शन एक पैरामीटर तो लेता ही लेता है, विदाउट पैरामीटर ये काम नहीं करेगा। दूसरा टाइप ऑफ एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, जो भी आप एक वेरिएबल उस पर दोगे उसका डेटा टाइप आपको रिटर्न करेगा। जैसे मैंने यहाँ पास कर दिया नम, अब नम का डेटा टाइप जो भी होगा वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, मैंने लिखा नोड एंड फाइल का नाम फंक्शन डॉट जी एस। टर्मिनल पे मैंने अभी इंटर किया तो मुझे यहाँ पे आउटपुट आ रहा नंबर। तो नम वेरिएबल जो है इस पे जो वैल्यू असाइन है वो एक नंबर टाइप का डेटा टाइप है। मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, मैंने दिया नम इक्वल टू दिस इज जावास्क्रिप्ट और मैं इसे कंसोल को वापस से प्रिंट करवाता हूँ नीचे। तो ऊपर क्या हुआ, नम में तो ये नंबर वैल्यू है, डेटा टाइप जो है उसका नंबर है, नीचे में मैंने चेंज कर दिया है और स्ट्रिंग रख दिया है। अब चेक करते हैं कि सेकंड आउटपुट हमारा क्या आता है। मैं फिर से टर्मिनल पर रन करता हूँ तो देखो सेकंड आउटपुट हमारा आया है स्ट्रिंग, मतलब नंबर जो है, नम जो वेरिएबल है वो यहाँ पे स्ट्रिंग को होल्ड करके रख रहा है। ये जो लिखा हुआ है इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन देखेंगे उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एक और क्या चीज़ ऐड ऑन है। अब दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे LOG है और एक ब्रैकेट लिया है इसमें। तो यहाँ पे लॉग जो लिखा हुआ है, लॉग जो लिखा जाता है कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे लॉग जो है दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। और यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे, जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे उस टाइम हम समझेंगे कि ये कंसोल क्या है एंड लॉग क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को भी जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे उस टाइम पे समझेंगे। बट अभी यहाँ पे लॉग, मैं सिर्फ लॉग की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंसोल डॉट लॉग, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट लॉग। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉग जो है वो एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। एंड दूसरा एक लेन, लेन जो होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर से मैं एक लेन दे देता हूँ। लेन जो है वो भी एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन। और लेन मिनी, लेन भी एक पैरामीटर लेता है। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नम। तो इससे हमें पता चलेगा कि नम में कितनी लेंथ है नम के अंदर। मैं यहाँ पे इसे वापस से रन करता हूँ टर्मिनल पे, ये कुछ एरर देगा। अब ये एरर क्या दे रहा है, लाइन नंबर 11 पे। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ। अब लाइन क्या बोल रहा है ये, रेफरेंस लेन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है साहब, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा इसमें लेंथ होगा, लेंथ। मैं इसे क्लियर करता हूँ, रन किया, लेंथ इज नॉट डिफाइंड। क्या बोल रहा है भाई ये राहुल, कुछ आइडिया है? नंबर की लेंथ। हाँ तो नंबर की लेंथ ही तो चाहिए हमें, हाँ, अपना तो स्ट्रिंग है, सही बोल रहा है। नंबर की लेंथ तो मिलनी चाहिए ना। हम्म।
समझते थे कि ये क्या दे रहा था हमें। अरे भाई, कौन सा फंक्शन है, इससे क्या लेंदी काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एल मैंने लिख लिया यहाँ पे टी एच लेंथ। ओके ओके ठीक है। नम डॉट लेंथ। ओके चलो ठीक है। लेंथ इज नॉट डिफाइंड, तो जावास्क्रिप्ट में जो लेंथ निकालने के लिए एक फंक्शन होता है लेन या लेंथ, मुझे भी वो याद नहीं आ रहा है, बट अब वो चाहे लेन हो या लेंथ हो, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अरे लेंथ ही होता है पूरा का पूरा लेंथ। हाँ लेंथ ही होता है, बट वो अभी एरर दे रहा है। अब वो किस वजह से दे रहा है वो देखते हैं। पहले भी मुझे यहाँ पे बताने का सिंपल जो गोल है मेरा यहाँ पे, वो ये था कि भाई प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और इन्हें कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन का थोड़ा सा एग्जांपल दिया हूँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन हमें बहुत कम काम में आते हैं। जो भी हमें अपना, जब हम एक बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन पे काम होता है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन का एक सिंपल एग्जांपल था, जिसपे टाइप ऑफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, लॉग एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, एंड लेंथ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। बट अभी कुछ इशू की वजह से लेंथ जो है लेंथ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो भी देखते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं पहले कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जिस ब्लॉक ऑफ कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, उसे आप एक फंक्शन के अंदर डाल दो और सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करो, दैट इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। एग्जाम्पल, मेरे पास सारे कोड जो है वो कमेंट के ऊपर, अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। राइट, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा नम ए इक्वल टू 78, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, लंबी इक्वल टू 23। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड लेट आंसर टोटल ओके डिव इक्वल टू सी डिवाइड बाय 100। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ लेट, ओके इसको मैं देता हूँ सम एंड नीचे वाले को डिवाइड होगा। चलो ठीक है, ओके तो यहाँ पे मुझे सम देना है। लेट सी इक्वल टू 45, लेट डी इक्वल टू 90। अब इन दोनों को मुझे वापस से जैसे यहाँ पे था, दो वैल्यू मेरे पास आ गई, जिसको मुझे पहले सम करना है, फिर उसको डिवाइड करना है 100 से, फिर मुझे चेक करना है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कि भाई व्यू में क्या आंसर आया। 3 लाइन्स ऑफ कोड है। अब यही कोड जो है मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे भी दो वैल्यूज आई है और मैं चाहता हूँ उनका, अच्छा यहाँ पे वापस से हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते,
मैं वापस यहाँ चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू आई है, जैसे यहाँ पे सी एंड डी है, सी प्लस डी, तो इन दोनों का ऐड हो जाए, सम हो जाए एंड वो डिवाइड होकर 100 आ जाए। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ लेट ई इक्वल टू 8, लेट एफ इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ यही कोड इतना ही फिर से एग्जीक्यूट हो और मुझे इसका पहले सम हो जाए एंड डिवाइड होकर मुझे आंसर मिल जाए। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मुझे दो वैल्यूज मिली है। अभी ये स्टैटिक है बट ये डायनामिक भी हो सकता है। क्या हुआ, मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज मिली है। अब इनका मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो सम करना है, उसके बाद में जो भी सम आया है उसको डिवाइड 100 से करना है एंड आउटपुट देखना है मुझे कि क्या आंसर आ रहा है। फिर मुझे दो वैल्यूज मिली है, इसका भी सेम वही, पहले सम करो, डिवाइड करो एंड आउटपुट देखो। फिर से दो वैल्यूज मिली है, तो फिर से वही सम, डिवाइड एंड आंसर। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये वैल्यूज हमेशा हर बार अलग अलग आती जाएगी, बट ये 3 लाइन्स ऑफ कोड जो है ये मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे भी लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे भी लिखना पड़ रहा है। ये जो 3 लाइन्स ऑफ कोड है इसे मुझे 3 जगह पे यूज करना है, तो मुझे 3 जगह पे लिखना पड़ रहा है। तो अब इसके लिए अगर आप देखोगे तो कितने लाइन से कंटेन कर रहा है, अगर हम बात करें थे कितने लाइन टोटल जा रहा है, ये जा रहा है 11 से लेके 25 तक का, यानी लगभग 14 लाइन। 14 में से 3 लाइन कितने, ये जो 3 लाइन है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 हुए एंड यहाँ पे 3, 9 लाइन। 9 लाइन जो है ये अकेला कंटेन कर रहा है सिर्फ एक लॉजिक। जब दो वैल्यूज आएगी डिफरेंट डिफरेंट उसका भी रिजल्ट सेम आएगा, जब दो वैल्यूज आएगी डिफरेंट उसका भी रिजल्ट सेम आएगा, जब दो अलग और वैल्यूज आएंगे उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। मतलब लॉजिक जो लगने वाला है वो सेम ही। तो इसमें हम अभी अगर रन करें तो कोई इशू नहीं है, ये रन हो जाएगा। इट विल बी वर्क। यहाँ पे क्या हुआ, मुझे इसका आउटपुट मिला 1.01, इसका आउटपुट मिला 1.35, इसका आउटपुट मिला 1.35। बट यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, मुझे ये 3 लाइन्स ऑफ कोड्स को बार बार लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, लॉजिक तीनों में सेम है। तो इस चीज से बचने के लिए, लाइन्स बचाने के लिए, और ये जो इससे क्या होता है, जब आपके एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है आपका प्रोग्राम। तो इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्योंकि जितना आपका प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनेगा उतना आपके लिए हार्ड बनते जाता है, डिबग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे लाया गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। भाई जिस कोड को आप बार बार री एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, you just define only that code inside your function, and where you want to use that function, where you want to use that code, just call the function। जहाँ पे भी आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करना चाहते हो सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करो और ये आपका काम हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड के बाद में आपको यहाँ पे फंक्शन नेम देना है। मैं पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, syntax of user defined function। इसका सिंटैक्स होता है फंक्शन
प्रीडिफाइन कीवर्ड, कॉमा नहीं देना है, मैं जस्ट अंडरस्टैंड के लिए कॉमा दिया हूँ। प्रीडिफाइंड कीवर्ड, फंक्शन नेम, then bracket, then curly bracket, and inside of this curly bracket block of code। ये होता है सिंटैक्स इसका। प्रीडिफाइंड कीवर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीडिफाइंड कीवर्ड जो होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन होता है, सी प्लस प्लस में भी फंक्शन होता है, जावा में क्या होता है ये मुझे नहीं पता, पाइथन में टेप कीवर्ड होता है, एंड हो सकता है पीएचपी में अलग हो। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग होते हैं। सबसे पहला प्री डिफाइंड कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट के बाद में आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको आपका जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो लिखना है। अब इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका इसका ब्लॉक ऑफ कोड का। सबसे पहले प्री डिफाइंड कीवर्ड इन द सेंस कि भाई आप इस प्रोग्राम को बता रहे हो कि मैं फंक्शन बना रहा हूँ, इसलिए आपको प्री डिफाइंड कीवर्ड देना पड़ता है। देन फंक्शन नेम, इससे आप बता रहे हो कि मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ उसका नाम क्या है, और आप इन फ्यूचर में इस नाम से ही इस फंक्शन को एक्सेस कर पाओगे। देन आता है ब्रैकेट। अब ये छोटा या बड़ा ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं सिंपल ब्रैकेट बोल रहा हूँ। इस ब्रैकेट का काम क्या होता है, और जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं जब ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है, जहाँ से फंक्शन कॉलिंग हो रही है वहाँ से जब पैरामीटर पास किए जा रहे हैं तो उन पैरामीटर को स्टोर करने के लिए ये ब्रैकेट यूज होता है। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर से आप आर्गुमेंट दोगे जो कि पैरामीटर को कैच करेगा, पैरामीटर की वैल्यू को कैच करेगा, इसीलिए ये ब्रैकेट लगाया जाता है। देन होता है कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट आपका ब्लॉक ऑफ कोड को स्टोर करता है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर से जितने चाहे उतना ब्लॉक ऑफ कोड स्टोर करवा सकते हो। तो हम इसी की हेल्प से इतना ये 3 लाइन्स ऑफ कोड को स्टोर करवाते हैं। इन 3 लाइन्स ऑफ कोड को अपने फंक्शन में रखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फंक्शन कीवर्ड, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड, तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन रखा है प्री डिफाइंड कीवर्ड। देन फंक्शन नेम, सबको जो देना है वो सम एंड डिवाइड, सम एंड डिवाइड। देन ब्रैकेट देना है ये, देन कर्ली ब्रैकेट, ये रहा कर्ली ब्रैकेट। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, आपको ब्लॉक ऑफ कोड रखना है। मैं रखा हूँ यहाँ पे कंट्रोल से, यहाँ पे रखता हूँ कंट्रोल V। अब क्या करता हूँ मैं, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉल किया, मैंने अब इसे हटा देना है मुझे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे भी कॉल किया, मैंने यहाँ पे भी कॉल किया, 3 जगह जहाँ जहाँ पे मैंने ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखा था, स्टेटमेंट लिखा था, मैंने तीनों जगह पे कॉल कर रहा हूँ। एक बार रन करते हैं, समझते कि हो क्या रहा है। नो, अब ये मुझे आउटपुट क्या दे रहा है, 1.01 1.01 1.01। आंसर तीनों बार सेम आंसर आया।
समझते हैं कि ये सेम आंसर किस तरीके से। यहाँ पे लेट सम इक्वल टू a प्लस b, देखते हैं कि भाई सम में क्या वैल्यू आई है। पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, फिर बताता हूँ यूजर डिफाइन के टाइप। यहाँ पे मैं करता हूँ सम, पहले चेक करता हूँ भाई सम में क्या वैल्यू आई है, देन डू में जो वैल्यू आई है वो सम यहाँ पे आउटपुट करवाएगा। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्लियर। हाँ, तो सम में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 101, 1.01, 101, 1.01, 101। तो सम में हमेशा वैल्यू क्या आ रही है, 101। क्या हमारा इसका जो है ये जो अपना स्टेटमेंट है, क्या इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है? क्योंकि देखो तीन जगह पे मैं कॉल कर रहा हूँ, 1 2 3, और तीनों जगह पे सम की वैल्यू मुझे 101 दिखा दिया। तो भाई ठीक है, इसको देखते हैं इसकी कितनी वैल्यू आ रही है। 70 80 90, हाँ ये 101 आ रही है। क्या इसकी कितनी आ रही है, 9 और 4 13 और 5 45, ये 135 आ रहा है। एंड ये 8 और 3 11। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे यूज हुआ ए एंड बी। तो यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल हुआ है उसने ए एंड बी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि भाई ए एंड बी में वैल्यू क्या है। उस बेस पे उसने आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए। यहाँ पे जब कॉल हुआ है यहाँ पे भी ए एंड बी को ही कंसिडर किया है। और भाई यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज है वो तो सी एंड डी में है। यहाँ पे वैल्यूज जो है हमारे सी एंड डी में है, यहाँ पे ई एंड एफ में है। बट ये फंक्शन हर बार जो है ए एंड बी को ही कंसिडर कर रहा है। तो इसका मतलब हमें जब जब ये फंक्शन कॉल करना है हमें यहाँ से वेरिएबल्स पास करने पड़ेंगे कि भाई मैं अभी इस वाले फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूँ तब ए एंड बी पे काम करो इन वैल्यूज पे, जब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तब सी एंड डी पे काम करो इन वैल्यूज पे, जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तब ई एंड एफ में काम करो इन वैल्यूज पे। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो उस टाइम पे जब आप कोई वेरिएबल या कोई वैल्यूज देते हो तो वो वेरिएबल या वैल्यूज कहलाते हैं आपके पैरामीटर। जब आप फंक्शन कॉल करते हो उस टाइम पे जो भी आप वेरिएबल या वैल्यू देते हो फंक्शन पे, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, तो वो वेरिएबल या वैल्यू कहलाता है आपका पैरामीटर। और जब भी किसी फंक्शन को आप कॉल करते हो और पैरामीटर पास करते हो तो ये मैंडेटरी है कि भाई जो फंक्शन जहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, वहाँ पे आर्गुमेंट होना मैंडेटरी है। क्योंकि भाई यहाँ से तो आप कॉलिंग करते टाइम पास कर रहे हो, बट अगर ये फंक्शन ही कुछ ले नहीं रहा तब भी आप कोई काम नहीं कर पाओगे। लाइक मैं चाय वाले के पास गया और मैंने कहा उससे भाई चाय दे, और वो मुझे क्या कर रहा है, चाय दे रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे चाय ले ही नहीं रहा हूँ तो भाई मैं चाय पीऊँगा कैसे? इसका मतलब मैं किस बेस पे इसको एक कंडीशन चेक करूँगा, मैं किस किस बेस पे आंसर दूंगा। जब अगर मैं चाय पिया ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा कि इसकी टेस्ट कैसा है, कितना टाइम लगा मुझे इस चाय को पीने में, क्यों मैं इसे लेट पिया, क्यों मैं जल्दी पिया, मैं इनका कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब जब भी आप
फंक्शन कॉलिंग करते टाइम पैरामीटर देते हो तो मैंडेटरी है कि आपको आर्गुमेंट पास करना ही पड़ता है। ये होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन का पहला टाइप एज अ पैरामीटर। भाई जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो और पैरामीटर पास कर रहे हो तो ये होता है आपका पैरामीटराइज फंक्शन। यहाँ पे आपको देना है 2 आर्गुमेंट। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ लेट ए कॉमा लेट बी। चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा ओके ओके, यहाँ पे लेट ए एंड बी पहले से यूज है, ये नहीं बोल रहा है। अच्छा मैं यूज करता हूँ डबल ए डबल बी। अच्छा एक मिनट ए कॉमा बी, ठीक है। ओ जस्ट मिनट, मैं इसे चार्ज पे लगाता हूँ। तो यहाँ तक का अगर कोई डाउट अगर लग रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, तब तक का मैं इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ। कोई डाउट नहीं है। ठीक है। चलो तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है उसके टाइप 4 होते हैं, जिसमें से पहला ये टाइप होता है पैरामीटराइज फंक्शन। क्या कोई समवन कॉलिंग मी? हेलो। हाँ अरे मैं हूँ। क्या मैं बोलिए। बोल रहा हूँ कि जो अपन पास करते हो आर्गुमेंट रहते हो जो ऊपर दिए हैं वो पैरामीटर है ना। नहीं नहीं, जो पास करते हैं वो पैरामीटर होता है हम्म, और जो ऊपर होता है वो आर्गुमेंट होता है। मतलब जो फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जो रहता है वो आर्गुमेंट है। वो आर्गुमेंट होता है, हाँ। आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आर्गुमेंट ठीक है। हाँ, और ये पैरामीटर है। ओके। पहला टाइप यहाँ पे है पैरामीटराइज फंक्शन, जो कि यूजर डिफाइन फंक्शन होता है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से जब भी आप फंक्शन कॉल करते टाइम जो वेरिएबल पास करोगे उसी बेस पे ये कैलकुलेशन करेगा। राइट, मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। अभी मैं इसे कमेंट कर देता हूँ सम को क्लियर फंक्शन। अभी सेम आया। अब यहाँ पे देखो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करो। यहाँ पे आंसर आया 1.01, हमने डिवाइड चलाया, ठीक है, एक बार। दूसरी बार आया है NaN नन, तीसरी बार आया है नन। फंक्शन 3 बार कॉल हो रहा है, बट वैल्यूज हम पास कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही बार कर रहा है। और ये फंक्शन है पैरामीटराइज फंक्शन। तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे आपको कॉलिंग करते टाइम पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा। अगर आप लाइक अगर आप पैरामीटर पास नहीं करोगे तो ये आपको नन दे देगा, क्योंकि ये कोई भी बेस पे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। और सेम यहीं पे होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ जो है एक पैरामीटराइज फंक्शन होता है जो कि यहाँ से वेरिएबल या वैल्यू लेता है। टाइप ऑफ जो होता है वो एक पैरामीटराइज फंक्शन होता है। लॉग जो होता है वो भी एक पैरामीटराइज फंक्शन होता है, क्योंकि ये यहाँ से पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं।
अब यहीं पे बात करते हैं हम दूसरे टाइप की, जो कि है डिफ़ॉल्ट फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आर्गुमेंट अगर ना दूँ, मैंने कोई आर्गुमेंट अगर नहीं दिया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैटिक वैल्यू रख देता हूँ, या ओके हाँ, मैं यहाँ पे स्टैटिक रख देता हूँ 4 + 9। मैं यहाँ से अभी से कॉल कर रहा हूँ, इनको भी कॉल कर रहा हूँ और इसे भी कॉल कर रहा हूँ, तीनों को। क्लियर? यहाँ पे आंसर क्या आया? 0.13, 0.13, 0.13। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप यहाँ से कोई वैल्यूज पास कर रहे हो, तो ये कॉल तो हो रहा है फंक्शन, लेकिन फंक्शन कोई वेरिएबल नहीं ले रहा है, कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो ये पैरामीटर को इग्नोर कर देगा वो, और ये कैलकुलेशन करेगा बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। तो कोई मतलब नहीं है बाहर से कोई आर्गुमेंट आए, कोई वैल्यू आई, तो कोई मतलब नहीं है इस फंक्शन को। इसके अंदर आपने स्टैटिक वैल्यू दे दी है, तो ये इसी बेस पे सारा कैलकुलेशन करेगा। ये होता है डिफॉल्ट फंक्शन, नो रिटर्न, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर विथ नो रिटर्न। अब ये रिटर्न क्या होता है ये भी देखते हैं। ये दूसरा है डिफॉल्ट फंक्शन। अब तो हम इसे वापस से पैरामीटराइज बना लेते हैं, a + b। अब यहाँ पे a + b, ताकि मुझे नीचे इस पे भी कैलकुलेशन करवाना है अभी। मैं अभी पास करता हूँ c, d, एंड जब मैं यहाँ कॉल करवा रहा हूँ तब मैं कॉल करता हूँ e, f, मतलब पैरामीटर पास करवा देता हूँ। एक बार चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो 3 टाइम अपना फंक्शन कॉल हुआ है। पहली बार जब कॉल हुआ तो ये आउटपुट आया, दूसरी बार जब कॉल हुआ है तो 0.1.35 आंसर आया, जब थर्ड टाइम कॉल हुआ है तो 0.11 आंसर आया। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये एग्जीक्यूट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग फंक्शन अपना काम कर रहा है, क्योंकि हम जब भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ से पैरामीटर पास कर रहे हैं। अरे स्क्रीन चला गया, मेरे इसमें नहीं दिखा। एक मिनट भाई, 1 मिनट होल्ड करना। अगर स्क्रीन चला गया तो अच्छा, हाँ भाई डेटा खत्म हो गया, बस 1 मिनट होल्ड कर, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ। होल्ड करके रख भाई 1 मिनट। सादा इंटरनेट दो मुझे जल्दी, बस रिचार्ज करना है। अरे पासवर्ड, सादा पासवर्ड, बस भाई 1 मिनट होल्ड करके रख, जस्ट मिनट, 1 मिनट होल्ड रखो, अभी जस्ट रिचार्ज करता हूँ।
खाता बंद कर दो। ओके, ओके सर। चलो प्लीज कंफर्मेशन दो, स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। हो रही है। चलो ठीक। तो देखो, जब भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है, हर बार ये वर्क कर रहा है बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। ये दूसरा है एज अ पैरामीटराइज फंक्शन। अब तीसरा होता है कि भाई जब आप किसी फंक्शन से कोई काम करवा रहे हो, तो इस फंक्शन पर अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ वैल्यूज ले रहा है, इसका वर्क कर रहा है और उसी फंक्शन के अंदर से काम कर देगा, मतलब कंट्रोल करवा देगा। बट क्या हो कि अगर मैं इस फंक्शन से काम करवा के वापस से वैल्यू रिटर्न करवा दूँ, लाइक मैं फिर से चाय का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं चाय पीने जाता हूँ, तो भाई सामने वाला दुकान वाला क्या करता है, कप में देता है। वो मुझे सिर्फ चाय पीने के लिए देता है। मैं चाय पी लेता हूँ, चाय पीने के बाद में जो कप है उसे उसी के डस्टबिन में डाल देता हूँ। इसको अंदर से समझने की कोशिश करो। मैं चाय पीने गया, मैंने चाय पिया, दैट इज दिस को, कि भाई मैंने सिर्फ अपना काम किया। चाय पीने के बाद में मैंने कप को वापस से उसी के डस्टबिन में डाल दिया। इसका मतलब मैं यहाँ से कुछ रिटर्न करवा दे रहा हूँ, मतलब वापस उसी को कुछ दे दे रहा हूँ। वापस से अंडरस्टैंड करो, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये चाय पीने जा रहा है। इसने यहाँ पे क्या किया, चाय पिया इतने कोड में। चाय पीने के बाद में इसने वापस से ये फंक्शन जो है, फंक्शन ने क्या किया, वापस से कब जो है वो उसी को दे दिया। मतलब जब रिटर्न हो रहा है, रिटर्न कर दिया। सिंपल फंक्शन कॉलिंग हो रही है, वो अपना ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न में वापस इसी फंक्शन को मिल जाएगा। हम यहाँ पे यूज करते हैं रिटर्न। भाई आपको रिटर्न करवाना क्या है, तो यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग यूज किया था, जिससे हम किसको शो करवा रहे थे, ड्यू को। यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे इस ड्यू को। तो क्या होगा, फंक्शन कॉल कर रहा है, दो वैल्यूज दे रहा है, ये फंक्शन अपना काम करेगा, काम करने के बाद में ये रिटर्न कर देगा। जो भी आंसर आएगा फाइनली वो आंसर इसी फंक्शन के पास वापस आ जाएगा, जहाँ से कॉलिंग हो रही है वहीं पे वापस आ जाएगा। इसके लिए आप इसे एक वेरिएबल में रख लो, या तो अब डायरेक्टली प्रिंट करवा दो। भाई मैं चाय पीने के बाद में जब कप उसे वापस दूंगा तो कहीं ना कहीं तो रखेगा वो, चाहे डस्टबिन में रखे या कहीं कहीं और रखे, बट कहीं तो रखेगा वो। दैट इज कॉल्ड आंसर। मतलब फंक्शन कॉल होने के बाद में, एग्जीक्यूट होने के बाद में जो भी इसने रिटर्न किया उसे आप कहीं तो रखोगे। दैट इज आपको एक वेरिएबल में रखना होगा, या फिर आप सीधा से प्रिंट कर दो। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में रखा हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एएनएस को मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और सिर्फ एक जगह प्रिंट कर रहा हूँ, बाकी दो जगह प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे आंसर क्या आता है, आंसर बताओगे आप। सिर्फ एक ही प्रिंट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं।
ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बार फंक्शन से जो वैल्यू आई है उसे स्टोर करवाया हूँ और उसे प्रिंट करवाया हूँ। जहाँ पे मैंने इस फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न आई है उसको मैंने कहीं पे भी स्टोर नहीं करवाया, इसलिए मैंने उसे प्रिंट भी नहीं करवा पाया। फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, बट जब रिटर्न में वैल्यू आई तो मैंने उसे स्टोर नहीं किया और इसलिए मुझे शो नहीं कर रही है। सेम यहाँ पे भी। तो एक तो ये तरीका है कि आप वेरिएबल पे स्टोर करवा लो, एंड फाइनली दूसरा तरीका है कि भाई कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही आप आपका जो फंक्शन है इसे कॉल करवा लो। और कंसोल डॉट लॉग तो वैसे ही प्रिंट करने के काम में आता है, तो इस फंक्शन के पास रिटर्न में जो भी वैल्यू आएगी उसको वो प्रिंट कर देगा। 3 बार फंक्शन कॉल हो रहा है, बट मैं सिर्फ 2 ही बार प्रिंट करवा रहा हूँ। एक बार कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी आउटपुट देखिएगा, आउटपुट आ क्या रहा है। देख रहे हैं? सिर्फ 2 ही आउटपुट आया है। इसका ये मतलब नहीं कि ये फंक्शन कॉल हुआ नहीं है, कॉल हुआ, बट इसका आउटपुट मैं देख नहीं पा रहा। तो ये थर्ड है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का थर्ड टाइप है कि भाई जब आप एज थर्ड टाइप मतलब क्या है? पैरामीटराइज फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। इसका नाम है पैरामीटराइज फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। ये फंक्शन पैरामीटर भी ले रहा है एंड वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है? पैरामीटर भी ले रहा है, वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, इसलिए इसका नाम है पैरामीटराइज फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। सेम यहीं पे अगर आप यहाँ पे देखोगे टाइप ऑफ पे हमने एक नम वेरिएबल को पास किया है टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर, और इसी को हमने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया है। जो हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाया है, इसके वजह से हमें टाइप ऑफ जो फंक्शन है उसमें जब वैल्यू रिटर्न में आई है तो वो हमें कंसोल डॉट लॉग से शो होगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो पैरामीटराइज फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू है, क्योंकि ये एक पैरामीटर भी ले रहा है एंड वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये पैरामीटराइज फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू हुआ। एंड फाइनली हमारे पास है थर्ड वाला, नो पैरामीटराइज फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। ये बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है। इसका कहने का मतलब ये है कि अब आपको देखो, फंक्शन का नाम है नो पैरामीटराइज फंक्शन। नो पैरामीटराइज फंक्शन मतलब फंक्शन जो है वो कोई पैरामीटर नहीं लेगा। नो पैरामीटराइज फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, वो कोई पैरामीटर नहीं लेगा बट वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा, अच्छा चलो मैं यहाँ पे चेंजेस ना करते हुए मैंने नया फंक्शन बना लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। पैरामीटर अगर नहीं लेगा तो हम 2 आर्गुमेंट रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या? लेट वेरिएबल में कुछ भी ले रहा हूँ, चलो थोड़ा सा अच्छा ही ले लेते हैं। नम1 इक्वल टू
45, let num2 इक्वल टू 99 एंड यहाँ पे मैं देता हूँ let sum equal to num1 plus num2। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट num1 में 45 वैल्यू है, num2 में 99 है एंड लेट सम में क्या हुआ, num1 प्लस num2 आया एंड डिव में क्या हुआ, सम डिवाइड बाय 100 और जो भी फाइनल वैल्यू आया है उसको हम एज ए रिटर्न करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन है नो पैरामीटराइज विथ रिटर्न वैल्यू, तो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है क्योंकि ये वैल्यूज, भाई देखो कैलकुलेशन अगर उसे करवाना है तो वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। ये फंक्शन बोलता है कि मैं बाहर से कोई वैल्यू नहीं लूँगा, मैं अपने अंदर ही वैल्यू डिफाइन करने की आपको परमिशन दूंगा कि भाई मेरे अंदर ही आप वैल्यू डिक्लेयर करो, डिफाइन करो, मैं बेस्ड ऑन दैट वैल्यू अपना कैलकुलेशन करूँगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आया मैं वो आपको रिटर्न कर दूँगा, मैं आपको वो आंसर रिटर्न कर दूँगा। तो एक बार चेक करते हैं इस चीज़ को भी, मैं भी इनको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, अगर रिटर्न है तो हमें जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें कहीं ना कहीं इस वैल्यू को स्टोर करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेट टोटल इक्वल टू, अच्छा फंक्शन का नेम चेंज कर देता हूँ, मैंने थोड़ा फंक्शन का नेम चेंज नहीं किया, सम आर कर देता हूँ, हाँ सम एंड डिवाइड आर। ये फंक्शन क्या करेगा, कोई पैरामीटर नहीं लेगा। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ टोटल को। अब प्रिंट करते हैं इसे, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। आंसर क्या है 1.44। अगर मैं इसे और एक दो बार कॉल करवाता हूँ, कंट्रोल की, सेम जब मैं दो बार कॉल करवाया हूँ तो मुझे सेम वैल्यू आई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू रखी है, तो जितने चाहे उतने बार कॉल करवाओगे तो इसका आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो इन दिस केस में आप यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू ना रख के एक डायनामिक बना लो, यूजर से इनपुट ले लो। तो क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा दो वैल्यू की इनपुट लेगी और दोनों ही हर बार डिफरेंट होगी, अलग अलग है जो भी है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करेगा यूजर के रिक्वायरमेंट। बेस्ड ऑन दैट वैल्यू इट विल बी execute this statement and after it will return the final value। जो भी इस स्टेटमेंट के बाद में जो भी आंसर आएगा उसे वो रिटर्न कर देगा। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जब आप इसे डायनामिक रखोगे तो ये हर बार इनपुट लेगा और अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ये एग्जीक्यूट करेगा इस कोड को एंड फाइनली ये रिटर्न कर देगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप डायनामिक ले सकते हो। यहाँ पे क्या होता था, वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देते हर बार नया नया, ठीक है, हर बार यूनिक एंड फंक्शन को आप यहाँ से कॉल करवा रहे थे। अब फंक्शन बोल रहा है कि भाई आप वैल्यूज यहाँ पे डिक्लेयर ना करके आप लोकल वैल्यूज यहीं पे डिक्लेयर कर दो या यहीं पे इनपुट ले लो और मैं आपको रिटर्न करवा दूंगा। इसीलिए इस फंक्शन का नाम है नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू और नो पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू। तो चौथा टाइप है ये।
हम एक बार बस चारों टाइप के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन कौन से यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। डिफॉल्ट फंक्शन मतलब नो पैरामीटर और नो रिटर्न। ये क्या करेगा, कोई पैरामीटर भी नहीं लेगा और कोई रिटर्न भी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, स्टैटिक वैल्यू के बेस पे रिटर्न तो करेगा नहीं, तो आपको जो भी है तो यहीं पे कंट्रोल करवाना होगा। चलो मैं यहाँ पे फंक्शन भी डिक्लेयर कर देता हूँ चारों पे, मतलब बस कॉपी पेस्ट ही करना है मुझे, ताकि अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने कौन कौन सा कोड लिखा था। तो ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है। पहला हुआ, दूसरा रिटर्न विथ नो पैरामीटर। ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न विथ नो पैरामीटर, पर कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, दोनों तो सेम ही है। अरे नहीं, ये फिर क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा, पर कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा। रिटर्न दे। देन तीसरा है पैरामीटर विथ रिटर्न। पैरामीटर विथ रिटर्न, अगर मैं इसका कोड लिखूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ये रिटर्न तो कर ही रहा है। यहाँ पे पैरामीटर दे देता हूँ ए कॉमा बी, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे जब सम होगा तो ए प्लस बी, और ये रिटर्न भी कर रहा है। एंड फाइनली फोर्थ वाला कौन सा है, देखो दो हो गए रिटर्न के, एक हो गया पैरामीटर एंड रिटर्न रिटर्न, दूसरा है रिटर्न विथ नो पैरामीटर। अच्छा, तीसरा ये कौन सा है, नो पैरामीटर विथ नो रिटर्न। ओके, चौथा है पैरामीटर विथ नो रिटर्न, विथ नो रिटर्न। इसका सिंटेक्स क्या होगा, ये पैरामीटर तो लेगा बट कोई भी रिटर्न नहीं करेगा। ये यहीं पे प्रिंट कर देगा। मेनली जो फंक्शन जो बनते हैं वो इन्हीं चार से बनते हैं। मैं अभी इन चारों के टाइटल को एक जगह लेके आ जाता हूँ, ताकि अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो पहला हुआ, देखो इनका सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा यही है, इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता यहाँ पे। तीसरा, चौथा,
पहला कौन सा है? डिफ़ॉल्ट फंक्शन। अच्छा, इसको हटा देते हैं, डिफ़ॉल्ट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। नो पैरामीटर और नो रिटर्न। ये क्या ये क्या करेगा? कोई पैरामीटर नहीं लेगा, कोई रिटर्न नहीं करेगा। जब आप इसे फंक्शन को कॉल करोगे तो उसके अंदर ही वैल्यूज़ लेगा, एंड दी वैल्यूज़ कैन बी स्टैटिक और डायनामिक। जो भी वैल्यूज़ होंगे स्टैटिक एंड डायनामिक, बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन करके अंदर ही प्रिंट कर देगा वो। दूसरा है रिटर्न विथ नो पैरामीटर। ये क्या करेगा? कोई पैरामीटर तो लेगा नहीं, बट रिटर्न जरूर करेगा ये। तो फिर कैलकुलेशन किस बेस पे करेगा? कैलकुलेशन करेगा उसी फंक्शन के अंदर से। आपने चाहे स्टैटिक वेरिएबल दो, तो डायनामिक वैल्यूज रखो, उस बेस पे वो कैलकुलेशन करके रिटर्न कर देगा। एंड थर्ड क्या है? पैरामीटर विथ रिटर्न। ये क्या करेगा? जो आप वैल्यूज आप दोगे उसी बेस पे कैलकुलेशन करके उसका जो भी आंसर आएगा उसे वो रिटर्न कर देगा। चौथा है पैरामीटर विथ नो रिटर्न। इसमें क्या होगा? जब फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, बट ये आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा। तो क्या करेगा? जो भी आउटपुट आएगा उसे वो वहीं पे प्रिंट कर देगा। तो फाइनली जो यूजर डिफाइंड फंक्शन के चार टाइप होते हैं, मोस्ट ऑफ द कवर अप हो चुके हैं। जितने भी फंक्शन बनते हैं इन चार में से कोई भी एक होता है, चार में से कोई भी एक होता है। जितने भी फंक्शन बनते हैं, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल द ब्लॉक की बात करोगे, यहाँ क्या होगा? ये पैरामीटर भी ले रहा है एंड आउटपुट भी दे रहा है। पैरामीटर भी ले रहा है, अच्छा सॉरी, रिटर्न नहीं कर रहा ये। लॉक क्या कर रहा है? रिटर्न नहीं कर रहा है, सिर्फ पैरामीटर ले रहा है। तो ये आएगा पैरामीटर विथ नो रिटर्न, क्योंकि ये सिर्फ पैरामीटर ले रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर आप और यहाँ पे देखोगे, अगर हम और देखें कहाँ गया प्री डिफाइंड फंक्शन बात अगर हम करें तो चल जाए, तो अभी कुछ इश्यू की वजह से काम नहीं कर। यहाँ पे टाइप अप की बात करते हैं। टाइप अप क्या कर रहा है? पैरामीटर भी ले रहा है एंड रिटर्न भी कर रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब क्या है? पैरामीटर तो ले ही रहा है, उस पर एक कैलकुलेशन कर रहा है, जो भी उसका कोड लिखा होगा बेस्ड ऑन दैट हमने यहाँ पे लॉक करवा के रखा है, तो हमें टर्मिनल पे शो भी हो रहा है। इसका मतलब पैरामीटर विथ रिटर्न। तो ये किसका आएगा? अपना पैरामीटर विथ रिटर्न, तो थर्ड इसका आएगा। तो जितने भी फंक्शन बने हैं सिर्फ इन चार वेज के अलावा और कोई यूज नहीं होता। मोस्ट कम यूज हुआ होगा अगर कोई और तरीके से बना होगा तो। ये रहा आज का फंक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन था ताकि आप इस पर काम कर सकें। अब मुझे पता है कि इससे फंक्शन एकदम से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसलिए मैं ये कोड जो है ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, इसे ओवरव्यू कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, क्योंकि इसलिए मैंने ये चारों कोड रखा हूँ। थोड़ा सा अगर आप इसे रन करके देख लोगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा इन चारों तरीकों से। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि चार तरीके किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे आप फंक्शन पे काम करने लायक आराम से हो जाओगे। फंक्शन में कोई इशू नहीं आएगा फिर। चलो, आज की क्वेरी इतनी है। इसमें अगर कोई कुछ और पूछना हो, कैन बी फंक्शन, ये फंक्शन हो सकता है या फंक्शन के पीछे का कुछ भी, तब बेशक अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो रिटर्न फंक्शन रहता है उसका तभी यूज करना है क्या जब अपन को उसी जगह पर मतलब अपन को उसका आउटपुट चाहिए हो वहीं पर, मतलब नहीं कब करना है कैसे पता चलेगा? भाई,
बेस्ड ऑन दैट प्रोग्रामिंग, मतलब जो आपका प्रोग्राम बना रहे हो उस बेस पे चारों फंक्शन में से एक को आपको डिफाइन करना है। मतलब देख, सपोज कर कि तू कोचिंग जा रहा है और तेरे घर वालों ने तुझे पैसे दिए कोचिंग जाने के लिए। तो भाई तू क्या करेगा, उन पैसों को तुरंत तो वेस्ट नहीं करेगा। अब कोचिंग जाने के लिए दिया है तो घर से तू ऑटो स्टैंड जाएगा या जितना भी दूर है और जहाँ से ऑटो चलते हैं, तो जो तुझे पैसे मिले हैं उनको क्या करेगा, ऑटो जहाँ से मिलेगी वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब देख, तेरे पास पैसे घर पे आए बट वो पैसे यूज कहाँ पे हुए, जहाँ से ऑटो मिला है। तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप है। सेम यही होता है रिटर्न के साथ में। आपने फंक्शन को पहले ही कॉल करवा दिया है, फंक्शन में रिटर्न करवा दिया है, बट जो रिटर्न आई हुई वैल्यू की आपको ज़रूरत है नेक्स्ट 10 लाइन के बाद में। तब आप क्या करोगे, एक वेरिएबल का यूज करोगे उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आपको वो वैल्यू चाहिए 10 लाइन के बाद में, आपको उस वैल्यू की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसे एक वेरिएबल पे स्टोर करवा देंगे। बट वहीं पे सडनली मैं दुकान गया फ़ोन खरीदने, फ़ोन 20,000 का है, मेरे पास 18,000 है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई 2,000 दे। उसने तुरंत मुझे 2,000 दिया और मैंने तुरंत वो 2,000 को सामने वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो फंक्शन ये रहा। जैसे आपने फंक्शन कॉल किए, आपके पास में 2,000 आए, जैसे ही 2,000 आए उसको आपने लॉक करवा दिए, मतलब तुरंत ही दुकान वाले को दे दिए। तो इस बीच में कोई गैप नहीं रहा। वहाँ पे आप यूज करोगे कंट्रोल डॉट लॉग, प्रिंट करवा दिए, जो वैल्यू तुरंत आए उसको आपने प्रिंट करवा दिए। चाहे तो ऐसे यूज करो या तो फिर वेरिएबल में रख के तुरंत ही उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दो। तरीके बहुत हैं, बट अंडरस्टैंड के लिए मैंने दो एग्जांपल दिया है कि भाई फंक्शन, कौन से फंक्शन को कहाँ पे यूज करना है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? हो गया। देख भाई, पूरा क्लियर तो जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तभी होगा। मैं एज अ टीचर आपको बस ओवरव्यू दे सकता हूँ, थोड़ी चीज़ें क्लियर करवा सकता हूँ, पूरा तो नहीं करवा सकता। जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो अंडरस्टैंडिंग होगा। और कोई क्वेरी? नहीं, हो गया। साहब, आपको कोई क्वेरी वगैरह, आपकी कोई क्वेरी? चल कोई ना, तो आप बिजी होंगे, मैं इस कोड को ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C। चलिए ठीक है, और कोई क्वेरी है तो पूछ ले भाई, क्योंकि फिर मैं सेशन एंड करता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, बस उसी पर था, रिटर्न वाले पर जो बता दिया। हाँ चलिए, अच्छी क्लास यहीं से एंड होती है। मैं OBS बंद कर लेता हूँ।